हेलो दोस्तों, तो अकाउंटिंग टर्म का आपका पार्ट 2 वाला वीडियो ये मैं बना रहा हूँ। ये आपके पार्ट 1 चला गया है, उसमें कुछ टर्म के बारे में मैंने बात करा था। आज मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए आपको मैं इस चीज़ पर बात करूंगा। डेट्स तक हमने को कर लिया था उस पहले वाले वीडियो में। ये दूसरा वीडियो है आपका अकाउंटिंग टर्म से रिलेटेड। इसमें मैं डिस्काउंट की बात करूंगा, डिस्काउंट ऑन डेटर। तो डिस्काउंट ऑन डेटर में भी 3 तरीके का डिस्काउंट होता है। क्या सर? एक तो आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट। दूसरा है होता है आपका कैश डिस्काउंट, और तीसरा होता है आपका स्पेशल डिस्काउंट। स्पेशल डिस्काउंट व्यापारिक छूट, नगद छूट और विशेष छूट, ऐसा बोलते हैं हिंदी में इसको। तो ये तीनों क्या होते हैं? कहते हैं व्यापारिक छूट क्या होता है? तो व्यापारिक छूट वो होता है जो आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन से जब आप सामान खरीदते हो तो वहां पे क्या होता है आपका, जैसे 1000 रुपये लिखे होते हैं, फिर काट करके उसको 800, 799 ऐसे ऐसे लिखा होता है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? तो जो डिफरेंस अमाउंट है 1000 से जो 799 या 800 पे आप आए, तो वो डिफरेंस अमाउंट क्या हो जाएगा आपका? डिस्काउंट में चला जाएगा। उसको क्या बोलूंगा मैं? ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? कहता है वैसे कस्टमर जिसको जो कि टाइम से पहले पेमेंट कर देता है या टाइमली पेमेंट कर देता है, उसको क्या देता हूं मैं? कैश डिस्काउंट। और कुछ स्पेशल डिस्काउंट होता है, ये किसी स्पेशल ग्राहक को दिया जाता है। जैसे मान के चलिए आपकी दुकान पे कोई आया और आपको बोला कि हम तो आपके दुकान से सामान लेते ही रहते हैं, हम आपके अपने ग्राहक हैं, हमारी आपसे जान पहचान है, आपके 3 पुरखे से मैं आपसे दुकान से सामान लेते आ रहा हूँ, तो आप मेरे को कितना डिस्काउंट दोगे? इस टाइप के बाद अगर कोई करता है तो उसको क्या देता हूं मैं? स्पेशल डिस्काउंट। तो नॉर्मली आपके जो कैलकुलेशन में आएगा, आप जो क्वेश्चन बनाओगे उसमें ट्रेड और कैश का ही सिचुएशन है, स्पेशल डिस्काउंट का सिचुएशन नहीं है। ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपका स्पेशल डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ये अपने लेवल की बात होती है और कस्टमर और बिजनेसमैन ये आपस में इसको मतलब निपटा देते हैं। इस टाइप का सिचुएशन होता है यहाँ पे। तो ये तो आपके थे डिस्काउंट वाला। उसके बाद आपका अगला टॉपिक है, जिससे आपका मैंने लिंकअप सारा कुछ करा। अब थोड़ा सा इसके अलग हटके बात काम करते हैं। अगला टॉपिक आपका है स्टॉक का। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक क्या बोला मैंने? स्टॉक। स्टॉक में नॉर्मली 2 बातें आती हैं। एक आपका ओपनिंग स्टॉक और दूसरा आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक क्या होते हैं? अब मैं बात करता हूं, यहां पे 2 ईयर की बात करूंगा, फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर। ये दोनों क्या होते हैं? कैलेंडर ईयर के बारे में आप लोग जानते हो, जो 1 जनवरी से और 31 दिसंबर तक जाता है। फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? कहते हैं 1/4 किसी भी 1 अप्रैल से मान लो, और ये जाता कहां से है? टू 31 31/3 नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर में मार्च तक, लास्ट 31 तारीख मार्च का 31 तारीख वहां तक जाता है। अब बात करते हैं कि मान के चले और अपना जो बिजनेस चलता है वो किस पर चलता है? फाइनेंशियल ईयर पे चलता है, ना कि आपके कैलेंडर ईयर पे। कैलेंडर ईयर पे नहीं चलता, किस पर चलता है? ये फाइनेंशियल ईयर पे चलता है। तो फाइनेंशियल ईयर जो आपका 31/3 कोई भी वर्ष हो, चाहे अभी 31/3/2025 जो खत्म हुआ है उसी की बात कर लेते हैं। 31/3/2025 के मिड मतलब नाइट में 12 बजे क्या हमारे सारे सामान बिक गए होंगे? क्या ऐसा जरूरी है? जरूरी नहीं है। कुछ सामान हो सकता है आपके वहां पे बच भी गए हो, ठीक है। तो जो सामान बच गया वो 31/3/25 के 12 बजे रात, जो ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रही है, बंद हो रही है, उसके लिए क्या हो जाएगा? ये क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस ईयर के लिए क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद वाले दिन ही जैसे ही 12:01 होगा, आपका फिर से नया फाइनेंशियल ईयर चालू हो जाएगा। क्या होगा वो? 1/4/2025 टू 31/3/2026। ये जो ईयर चालू होंगे, इस ईयर के लिए सेम स्टॉक जो आपका क्लोजिंग था 31/3/25 के लिए, वही क्या हो जाएगा? आपका ओपनिंग हो जाएगा इस डेट को, ठीक है। तो ये आपके सिचुएशन है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का। सेम ही आइटम आपके उस
टाइम पीरियड के हिसाब से कभी क्लोजिंग स्टॉक हो जाता है और कभी आपके ओपनिंग स्टॉक हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम एक एक्सपेंडिचर का। वर्ड आता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में क्या, एक्सपेंडिचर में क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर खर्चा। इसमें भी तीन बातें आती है। क्या सर? एक आपका आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा आता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और तीसरा आता है आपका, ये सब बातें मैंने बता दिया आपको, फिर भी आप थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए, समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ये भी आप लोग बताओगे मुझे। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये तीन बातें आती हैं। अब ये तीन होते क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जब हम फिक्स एसेट को खरीदने के लिए, कैपिटल एसेट को खरीदने के लिए जब मैं मतलब खरीदता हूं, उस टाइम पर जो मैं पेमेंट करता हूं उसको क्या बोलूंगा मैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या मतलब? जो दिन प्रतिदिन काम को, जैसे मैंने सेल को जनरेट करने के लिए जो मैंने खर्चे किए, ठीक है, ऑपरेटिंग वाला सिचुएशन आप कह सकते हो, उसको क्या बोलूंगा मैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और एक होता है आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? कहते हैं ये डेफर्ड टाइप का होता है। इसमें क्या करते हैं हम, जैसे मानकर चलिए हम एडवर्टीजमेंट का खर्चा कर रहा हूं, एडवर्टीजमेंट का खर्चा कर रहा हूं, और ये मैं एक ही साल में 1 लाख रुपया खर्चा कर देता हूं एडवर्टीजमेंट का, विज्ञापन संबंधी खर्चा, उसको क्या कहते हैं? विज्ञापन खर्चा। एक साल में ही मैं 1 लाख कर देता हूं, जिसका बेनिफिट मेरे को 5 साल तक मिलने हैं, 5 ईयर तक इसका बेनिफिट मेरे को मिलना है। तो क्या ऐसा आपको सही लगता है कि ये खर्चे क्या करते हैं हम? जैसे मानकर चलिए हम एडवर्टीजमेंट का खर्चा कर रहा हूं, एडवर्टीजमेंट का खर्चा कर रहा हूं, और ये मैं एक ही साल में 1 लाख रुपया खर्चा कर देता हूं एडवर्टीजमेंट का, विज्ञापन संबंधी खर्चा, उसको क्या कहते हैं? विज्ञापन खर्चा। एक साल में ही मैं 1 लाख कर देता हूं, जिसका बेनिफिट मेरे को 5 साल तक मिलने हैं, 5 ईयर तक इसका बेनिफिट मेरे को मिलना है। तो क्या ऐसा आपको सही लगता है कि ये खर्चे एक ही साल में मैं इंप्लीमेंट कर दूं, क्योंकि इसका बेनिफिट तो मेरे को 5 साल तक मिलेगा। तो 20-20 हजार करके 1 लाख का 5 से डिवाइड करिए आप, और ये जो आएगा 20 हजार का अमाउंट, ये अमाउंट हर साल 20-20 हजार करके मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हर साल खर्चे की तरह दिखाता चलूंगा। और जो भी आपका बैलेंस बचेगा, जैसे पहले साल में 20 हजार चला गया, बचा कितना? 80 हजार। दूसरे साल में फिर 20 हजार जाएगा तो बचेगा कितना? 60 हजार। तो ये जो घटता हुआ अमाउंट घटाने के बाद, मतलब खर्चे दिखाने के बाद जो मेरा अमाउंट बचेगा, वो क्या होगा? मेरे एसेट की तरह मैं दिखाऊंगा, उसको क्या बोलूंगा मैं? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या होते हैं? ये बैलेंस शीट में दिखता है एसेट की तरह, एसेट साइड में मैं दिखाता हूं, और जैसे जैसे ये खत्म होते जाते हैं, इसको राइट ऑफ, मतलब खर्चे की तरह हर साल जो भी अमाउंट है आपका 20 हजार का, वो खर्चे में जाता है, और जो बैलेंस बचता है उसको मैं एसेट में दिखाता चला जाता हूं। ठीक है, तो ये सारे सिचुएशन है आपके डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, स्थगित आयगत व्यय। और दूसरा था आपका आयगत व्यय जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और पहला था आपका पूंजीगत व्यय जो कैपिटल एसेट खरीदने के लिए मैं खर्चे करता हूं। ठीक है, ये वाला सिचुएशन थी। उसके बाद आपका आता है दो बातें और यहां पे बच रहा है, मैं छूट रहा है, वो भी मैं क्लियर कर देता हूं। यहां पे दो बातें आती है आपका, एक तो आपका एसेट क्या होता है और दूसरा आपका लायबिलिटीज क्या होता है। तो एसेट क्या होते हैं और लायबिलिटीज क्या होती है, एक बार देखेंगे इसको। अगर मैं एसेट की बात करूं तो नॉर्मल भाषा में अगर मैं बोलना चाहूं तो वो चीजें जो मेरे को बिजनेस रन करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं तो जैसे मान के चलिए आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, तो आपको बिजनेस रन करने में हेल्प कौन करती है? जैसे मान के चलिए द कमराज एकेडमी एक मतलब क्या है, अपना इंस्टीट्यूट है, इसमें मैं क्या करता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर मेरे को इसको रन करने में मेरे को क्या क्या चीज़ हेल्प करता है? फैन लगे हुए हैं, बेंच डेस्क लगे हुए हैं, जो भी आते हैं उसको क्या कहूँगा मैं, जो सर आते हैं उसको भी, वो भी तो एसेट ही होते हैं। ठीक है, ह्यूमन एसेट। तो कहते हैं ये सब सारे क्या है? एसेट होते हैं। तो एसेट में भी अब क्या सब सिचुएशन है, एक बार देखता हूँ। एसेट को हिंदी में कहते हैं संपत्ति, एसेट का संपत्ति बोलते हैं इसको। इसको सबसे पहला नॉन करंट एसेट,
नॉन करेंट एसेट और करंट एसेट, नॉन करेंट एसेट और करंट एसेट, ये दो बातें आती है। उसके बाद नॉन करेंट एसेट में आपका आता है दो बातें, टेंगेबल और इनटेंगेबल, टेंगेबल एसेट और इनटेंगेबल एसेट, इनटेंगेबल एसेट। उसके बाद करंट एसेट में आपका आता है लिक्विड एसेट, लिक्विड एसेट। तो टेंगेबल एसेट क्या होते हैं और इनटेंगेबल एसेट क्या होते हैं? कहते हैं टेंगेबल एसेट वो होता है जिसको मैं देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, इसको क्या बोलूंगा मैं? टेंगेबल। जैसे बेंच है, फैन है, इस सबको क्या कर सकता हूँ मैं? देख सकता हूँ। मशीन है, फर्नीचर है, इसको क्या कर सकता हूँ मैं? देख सकता हूँ। इसको क्या बोलूंगा मैं? टेंगेबल एसेट। दूसरा क्या है आपका? इनटेंगेबल एसेट। इनटेंगेबल एसेट का मतलब क्या? जिसको मैं देख छू नहीं सकता, सिर्फ फील कर सकता हूँ, जैसे कि गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब। ठीक है, गुडविल बना, मेरी नाम अच्छी हुई, इंस्टीट्यूट की नाम अच्छी हुई, तो क्या होगा? यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में स्टूडेंट आएंगे। ठीक है, तो आप लोग ही अगर देखे होंगे तो जो शुरुआत में हमारी सिचुएशन थी उससे बहुत कुछ अच्छा हुआ है। फर्स्ट टाइम सबका सिचुएशन वैसे ही रहता है। तो मेरा कहने का मतलब, जो आपकी गुडविल बनी, इसको मैं देख तो नहीं सकता, छू तो नहीं सकता, टच तो नहीं कर सकता हूँ, बट अनुभव कर सकता हूँ कि सिचुएशन अच्छी है, इसलिए स्टूडेंट आ रहे हैं। तो इसको क्या बोलूंगा मैं? इनटेंगिबल एसेट। तीसरा होता है आपका लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट का मतलब क्या? कहते हैं वो एसेट जिसको मैं बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट करा सकता हूं। ठीक है, उसको क्या बोलूंगा मैं? लिक्विड एसेट, जिसको मैं बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट करा सकता हूं। जैसे कि आपका रोकर हो गया, बैंक में पैसा जमा है, आपका बिल्स रिसीवेबल मैंने अभी बताया था, डेटर बताया था। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे? आपके लिक्विड एसेट। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एक टॉपिक है आपका लायबिलिटीज का। ये लायबिलिटीज क्या होते हैं, देखते हैं इसको क्या होता है, कैसे ये। एक टॉपिक आता है आपका लायबिलिटीज का। इसको कहते हैं दायित्व। इसमें आता है आपका नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज, लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब ये क्या होते हैं? कहते हैं नॉन करंट वाले में आएगा जो आउटसाइड द एक साल से। अब सबसे पहले लायबिलिटी समझ लूं कि जो अमाउंट मेरे को किसी को देने हैं। ठीक है, जो अमाउंट जो मुझे किसी को देने हैं उसको क्या बोलूंगा मैं? लायबिलिटीज। ठीक है, अब यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज आती है। तो नॉन करंट लायबिलिटीज क्या? तो नॉन करंट लायबिलिटीज उसको कहेंगे जो क्या होता है, एक साल से ज्यादा दिनों के लिए होता है। एक साल से ज्यादा दिनों के लिए जो होता है उसको क्या बोलूंगा मैं? नॉन करंट लायबिलिटी। दूसरा क्या है आपका? करंट लायबिलिटी, जो एक साल से कम में मेरे को पेमेंट करने हैं, इसको क्या बोलूंगा मैं? नॉन करंट, नॉन करंट लायबिलिटीज, सॉरी करंट लायबिलिटीज बोलूंगा। करंट, नॉन करंट वाला आएगा जो एक साल से ज्यादा हो, और करंट वाला आएगा जो एक साल के अंदर हो। ठीक है, ये दो बातें थी। इसमें आपका करंट वाले में आपके एग्जांपल जैसे आपका बैंक अधिविकर्ष हो गया, ये सब सारे सिचुएशन आ जाएंगे इसमें। तो ये सब सारी बातें थी आपका अकाउंटिंग टर्म से रिलेटेड। दो पार्ट में बना है, आप लोग देखेंगे। कुछ अगर परेशानी रही तो जरूर बताएंगे। और फिर यही मैं बात कहूंगा कि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। पत्थर पर जब तक कोई चोट ना पड़े तो वो भी भगवान नहीं बनता। तो भाई संघर्ष तो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।